हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली सुल्तान्स का लेक्चर नंबर 3, जो हमने चैप्टर शुरू किया था हिस्ट्री क्लास 7 का। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद देखा था कि दिल्ली के जो सुल्तान थे किस तरीके से उन्होंने कैपिटल बनाई, किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट्स जो है मास्क वगैरह, मस्जिद वगैरह जो है वो बनाई। उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो है आज हमारा जो लेक्चर थर्ड आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज़ एंड तुगलक्स। कि किस तरीके से जो खलजीज़ और तुगलक थे, किस तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीड रिलेबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स rather than appointing aristocrats and land chieftains as governors. The early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called bandagans in Persians. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdoms. Since they were totally dependent upon their masters, the sultans could trust and rely upon them. कहता है कि ये जो दिल्ली सुल्तनत थी उस टाइम इतनी बड़ी वास्ट सुल्तनत थी। तो उस वास्ट सुल्तनत को, इतनी बड़ी दिल्ली सुल्तनत को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस किंगडम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी सारे कुछ रिलेबल गवर्नर्स की ज़रूरत थी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी जो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, उस सुल्तनत को चला सकें। कहते थे कि उसके टाइम ये जो सुल्तान थे तो उनने क्या किया, काफ़ी जो बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जैसे हाई सोशल रैंक के कुछ लोग थे, कुछ चीफ्टेंस थे, कुछ पर्टिकुलर क्लान के ग्रुप के जो लीडर्स होते थे, उनको गवर्नर चुनने के बजाय इन्होंने क्या किया, ये जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली इल्तुतमिश की बात करें तो इन्होंने क्या किया, फेवर किया कुछ स्पेशल स्लेव्स को ख़रीदना, मतलब कुछ नौकरों को इनने ख़रीदने की कोशिश की मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जो डिफेंस का काम करेंगे, इनके जो है बाकी जो घर के काम हैं वो सभी जो क्या करेंगे, ये स्लेव्स करेंगे। इन स्लेव्स को क्या कहा गया था कि ये क्या हैं, बंदगान हैं। अब कहते हैं कि पर्शियन वर्ड जो है बंदगान है, जिसका मतलब है स्लेव्स। तो ये स्लेव्स जो है ख़रीदे गए थे। अब कहते हैं कि इनको जो है, ये जो बंदगान थे, इनको जो है केयरफुली जो है मेंस के द्वारा जो है वो ट्रेन किया जाता था। और काफ़ी सारे ऐसे आदमी जो पॉलिटिकल बड़े किंगडम के अंदर जो पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते थे, उनके द्वारा इनको ट्रेन किया जाता था। कहते हैं कि जब तक ये पूरी तरीके से जो है वो अपने मास्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तब तक क्या है, सुल्तान क्या करता था, जब तक सुल्तान जो है इनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट बना पाता, ट्रस्ट कर पाता, यकीन कर पाता, तब तक ये पूरी तरीके से जो है इनको इंडिपेंडेंटली जो है वो चार्ज नहीं दिया जाता था। ये पूरी तरीके से अपने मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। तो उसके बाद कहते हैं कि स्लेव्स रादर देन sons। कहते हैं कि the sultans were advised a slave whom once brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetimes and good luck to find a worthy and experienced slaves. A wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son। कहते हैं कि जो सुल्तान थे इनको एडवाइस किया जाता था, सलाह दी जाती थी कि जो एक स्लेव है जिसको हम ख़रीद रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, यही क्या करेगा, हमारी जो लाइफ है, जो होल लाइफ है हमारी, उसकी ज़रूरत को देखेगा। और ये हमारे लिए गुड लक है, किस्मती की बात है कि हम क्या कर रहे हैं, एक इतना कीमती और एक्सपीरियंस स्लेव को क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो एक वाइस मैन ने कहा था कि ये जो वर्थी और एक्सपीरियंस जो है, जो स्लेव हम ख़रीद रहे हैं, जिसको प्रमोट कर रहे हैं, ये एक सन से बेटर है, हमारे बेटे से बेटर है, क्योंकि ये पूरी लाइफ टाइम हमें क्या करेगा, ध्यान रखेगा, हमारे मैटर्स को लुकअप करेगा ये। तो ये था स्लेव्स रादर देन सन्स। उसके बाद कहते हैं कि खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगान्स एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability। कहते हैं कि जो खलजीज एंड तुगलक सुल्तान थे उस टाइम, इन्होंने ये बंदगान का सिलसिला जो था ये कंटिन्यू रखा। काफ़ी इसी तरीके से इन्होंने क्या करना शुरू किया, स्लेव्स जो है वो ख़रीदना शुरू किए, और जिसको बंदगान कहा जाता था, और इन्हीं को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। ये जो हम्बल बर्थ के लोग थे, मतलब सोशली जो लो लोग थे, उनको क्या किया, इन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया और इनको अपना क्लाइंट्स बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पोजीशंस जो है वो देना शुरू कर दी, अपने जर्नल्स एंड गवर्नर्स जो है अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो एलिमेंट्स है वो क्रिएट होना शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया। उसके बाद कहते हैं स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स। New sultans had their own servants. As a result, the accessions of a new monarch often saw conflicts between the old and the new nobility.
The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. उसके बाद कहते हैं कि ये जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे ये इतने लायल्स होते थे अपने मास्टर्स के, अपने मास्टर्स के, और इतने लायल्स होते थे, और पेट्रॉन्स के जो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते थे, पेट्रॉन्स उनको कहा जाता है, जो पर्सन उनको फाइनेंशियली हेल्प करता था, उनके इतने लायल होते थे। लेकिन जो इनके वारिस थे उनके इतने लायल नहीं थे। जो लोग इनके मास्टर थे, जो सिखाते थे, जो इनसे काम लेते थे, उनके ये ज़्यादा ही क्या थे, हम लायल देखने को मिलते थे। कहते हैं कि ये सुल्तान्स क्या करते थे, आप जो है सर्वेंट्स हैं इनके, अपने अपने सर्वेंट्स होते थे हर एक सुल्तान के, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक न्यू मोनार्क जो है, न्यू बादशाही की जो है जो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, हमें देखने को मिलती है, जिससे एक न्यू कन्फ्लिक्ट ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के बीच में जो है, पुराने और जो नए सुल्तान थे इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया था। उसके बाद कहते हैं कि ये पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल्स, ये जो सपोर्ट थी इन हम्बल पीपल्स की, इन्हें काफ़ी सारे एलिट्स, काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को, काफ़ी सारे आथर्स जो थे पर्शियन के उस टाइम, जो तारीख़ लिखने वाले थे, तो उनको क्या करना शुरू कर दिया, शॉक करना शुरू कर दिया। ये जो तारीख़ लिखने वाले आर्शन से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये दिल्ली सुल्तान से जो अपॉइंट करते हैं लो एंड बेस बोर्न लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनको हाई ऑफिस दे देते हैं, तो इनको क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो ऑफिस था उसके अंदर जो बंदगान थे, जो काम करने के लिए ऑफिशियल्स रखे थे, वो कौन कौन से थे। कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार ऑफ वाइन डिस्टिलर। क्या था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो उन्हें अजीज़ खुमार को जो है एक वाइन डिस्टिलर, वाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला या बनाने वाला जिसे हम कहते हैं, उसको जो है ऑफिशियल्स रखा गया था। उसका फ़िरोज़ हजाम एक बारबर था, मंग का तब्बाक जो था एक कुक था, उसके बाद 2 गार्डनर्स थे, लादा एंड पीरा। उसके बाद कहते हैं कि काफ़ी सारे जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, जैसे ज़ियाउद्दीन बरानी जो हैं 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर्स थे, जो हिस्ट्री को लिखते थे उस टाइम, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इन्होंने क्या किया था, काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स थी सुल्तान्स की इस तरीके की हाई पोस्ट के ऊपर, जिसने क्या किया, सुल्तान्स ने क्या अपनी पॉलिटिकल जजमेंट को, जो कैपेसिटी थी उसकी रूल करने की, उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया, जिसकी वजह से ये था जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में। तो उसके बारे में आज हम नेक्स्ट अगर जब हम देखते हैं, हम लाइक द अर्लियर सुल्तान, जो शुरू के जो सुल्तान से, जैसे खलजी हो गया, तुगलक्स हो गया, ये जो इस तरीके के बादशाह थे, मुनार्क से अपॉइंट करते थे मिलिट्री कमांडर को एज ए गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज़। ये क्या करते थे कि जो इनकी टेरिटरी थी, जो एरियाज़ था डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, उनके लिए जो है कमांडर्स को जो है एज ए गवर्नर ये अपॉइंट करते थे, मिलिट्री कमांडर्स। कहते हैं कि दीज लैंड्स वर कार्ड्स इतका एंड देयर होल्डर्स वर्ल्ड इक़्तिदार आर मुक्ति। कहते हैं ये जो लैंड थी जिसके ऊपर ये मिलिट्री कमांडर जो अपॉइंट करते थे, इस लैंड को इक्ता कहा जाता था, और जो लैंड को होल्ड करता था उसको इक़्तिदार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक़्ताज़। अब ये जो इक़्तिदार थे या मुक्ति थे, इनकी मेन ड्यूटी क्या थी कि मिलिट्री कैंपेन चलाना, मुहिम चलाना, और सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से इन इत्काज़ के लैंड के ऊपर जो है वो मेंटेन करके रखना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अब कहते थे कि ये जो ड्यूटी जो परफॉर्म करते थे, मिलिट्री सर्विसेज जो परफॉर्म करते थे ये मुक्तिज, तो इसके बदले में ये क्या करते थे मुक्तिज, काफ़ी सारा रेवेन्यू, टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करते थे अपनी काम के बदले में। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फॉर दिस रेवेन्यू। वो अपने सोल्जर्स को क्या करते थे, इन्हीं रेवेन्यू से, ये जो पैसा टैक्स का कलेक्ट करते थे, इन्हीं से क्या करते थे, सैलरी पे करते थे। Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned itqaz for a short period of time before being shifted। कहते थे ये जो मुक्तिज होते थे, ये जो वहाँ पे जो आर्मी के कमांडर होते थे, जो आर्मी वहाँ पे पूरी तरीके से लॉ एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते थे, इनकी अगर हम बात करें तो इनके ऊपर भी क्या होता था, एक हाई ऑफिस होता था जो पूरी तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल करता था, निगरानी रखता था।
जब भी ये क्या करते थे, कोई इत्काज़ के अंदर कोई भी काम जो है अज़ाइन करते थे, शॉर्ट पीरियड के लिए शिफ्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो इनके ऊपर भी क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विसेज वर रिगुलसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक्स। कहते हैं कि इस तरीके की जो हार्श कंडीशंस की सर्विसेज थी, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में ही जो है पूरी तरीके से जो है इम्पोज की जा रही थी। Accountants were appointed by the states to take the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the muktis collected only the taxes prescribed by the states and that kept the required number of soldiers. काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था स्टेट के अंदर को, जितना भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है मुक्तिज़ के द्वारा उनको चेक किया जाए और उनकी जो है मुक्ति जो कलेक्ट कर रहे थे टैक्स को, उसको पूरी तरीके से उसकी केयर की जाए और नंबर ऑफ़ सोल्जर्स जो हैं वो कितने हैं उनकी जो है पता लगाया जाए और उनको जो है वो सैलरी पे की जाए। एज द दिल्ली सुल्तान्स brought the hinterlands of the city under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. जैसा कि दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया, जो हिंटरलैंड से जो अंदरूनी मुल्क था जिसके ऊपर उनका कब्ज़ा था, उसको अपने कंट्रोल में जैसा ही करना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ के जो जितने भी चीफ्टेंस थे वहाँ पे, उनके वहाँ पे जो क्लान्स थी, जो ग्रुप्स थे, उनके जो लीडर्स थे, चीफ्टेंस कहा जाता है उनको, या समंता भी कहा जाता है, एरिस्टोक्रेट्स। तो ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या कहा कि आपने हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है, अब यहाँ पे हमारा रूल चलेगा। Under the Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया था, ये असेसमेंट ली थी, ये काम खुद लिया था कि मैं क्या करूँगा, लैंड का जो रेवेन्यू है उसको खुद कलेक्ट करूँगा, इसको अपने अंडर कंट्रोल में रखूँगा। द राइट ऑफ देयर लोकल चीफ्टेंस लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। वहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस थे, वहाँ पे जो लोकल क्लान्स के जो लीडर्स थे छोटे छोटे, वो जो वहाँ पे लॉ एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे या पूरी तरीके से रूल कर रहे थे, तो उनको क्या किया गया, उनका जो टैक्स वगैरह लेते थे उसको कैंसिल कर दिया गया, उनको भी फोर्स किया गया कि वो टैक्स को पे करेंगे। The sultan's administrators measured the land and kept carefully accounts. Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. अब जितने भी अकाउंटेंट्स थे वो पूरी तरीके से उस लैंड को पूरी तरीके से केयरफुली जो है वो मेज़र कर रहे थे और पता लगा रहे थे कि कितनी लैंड है। अभी जो चीफ्टेंस थे वहाँ पे या कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, उनको क्या किया गया, जो कुछ ओल्ड चीफ्टेंस थे या लैंडलॉर्ड्स थे, उनको क्या कहा गया कि आप सुल्तनत के अंदर क्या करेंगे, एज ए रेवेन्यू कलेक्टर सर्व करेंगे, काम करेंगे। There were three types of tax on cultivation called kharaj and amount to about 50% of the peasants' produce on cattle and on house. तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो थ्री टाइप्स का जो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था। पहला जो है कल्टीवेशन का जो है टैक्स, कल्टीवेशन के ऊपर जो है वो टैक्स लिया जाता था, जिसे खराज कहा जाता था। तो खराज जो याद रखेंगे, खराज क्या है हमारे पास, जो टैक्स जो है कल्टीवेशन के ऊपर पीजेंट्स से लिया जाता था। तो उसके कहते हैं 50% जो है पीजेंट्स से जो है पीजेंट्स के प्रोड्यूस का जो है टैक्स लिया जाता था। दूसरे नंबर जो कैटल्स वगैरह रखी जाती थी उनके ऊपर, और तीसरे नंबर हाउस के ऊपर टैक्स जो है वो रखा जाता था। I think it is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of Delhi sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became इंडिपेंडेंट। इवन इन द गंगेटिक प्लेन्स देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज़। कहते थे ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था ये जानना कि काफ़ी सारा ऐसा हिस्सा था इंडियन कॉन्टिनेंट्स का, सब कॉन्टिनेंट्स का, जो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल से बाहर था, आउटसाइड था। लेकिन जैसे प्रोविंस आ गया बंगाल के, ये जो काफ़ी क्या था कि दिल्ली से सुल्तान्स के जो हद थी उससे काफ़ी जो है ये आउटसाइड था, दूर था। इनके कंट्रोल, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था कि ये क्या कर सकें, उनके ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकें, जिससे जैसे हम सऊदर्न इंडिया की बात करें तो ये जो रीजन था उस टाइम जो है इंडिपेंडेंट था। ये जो गंगेटिक प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या था, उस टाइम फॉरेस्टेड एरिया था। That Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short durations. कहते हैं कि सल्तनत जो है उस टाइम काफ़ी, पूरी सल्तनत की जो फोर्सेस थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं घुस पा रही थी, इन एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारे लोकल चीफ्टेंस थे जिन्होंने अपना रूल जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ था इन एरियाज़ में।
और समटाइम्स अगर हम बात करें जैसे रूरल अलाउद्दीन खिलजी हो गया या मोहम्मद तुगलक हो गया, इन्होंने फोर्स किया, ताकत लगाई कि हम क्या करें, इन एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन काफ़ी शार्ट ड्यूरेशन के लिए इन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था। उसके बाद कहता है चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। जो चीफ्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे चीफ्टेंस जो क्या थे, छोटे रूलर्स वगैरह थे, उनकी अगर हम बात करें तो ये चीफ्टेंस और उनके फोर्टिफिकेशंस की, जैसे हम फोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, वाल वगैरह, बाउंड्री वाल वगैरह बनाते हैं, उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, फॉर देयर प्रोटेक्शंस के लिए। अब कहते हैं कि जो चीफ्टेंस थे, लोकल रूलर्स वगैरह थे जिनने अपने कंट्रोल में किया हुआ था एरिया, या जैसे हम एक क्लान के लीडर्स या ग्रुप के लीडर्स या हेड जिनसे हम कहते हैं, कि इनकी फोर्टिफिकेशंस कैसी थी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो 14th सेंचुरी का एक ट्रैवलर था जो मोरक्को अफ्रीका से आया था। उसने एक्सप्लेन किया था कि जो चीफ्टेंस हैं ये कुछ टाइम समटाइम्स अगर हम देखें तो ये खुद को जो है पहाड़ों के बीच में जो है ये माउंटेन किया था। अनइवन रग प्लेस थी, जो जैसे डेलान वैली हो गया, अनइवन प्लेसेस थी, वहाँ पे क्या किया था, पूरी तरीके से फोर्टिफाइड किया हुआ था। और कुछ टाइम ये कहता है कि बैम्बू ग्रूव्स, जो बैम्बू ट्रीज़ हैं उसके ग्रूव्स में, झाड़ियों वगैरह में, या उसके वहाँ पे क्या किया हुआ था, इन्होंने खुद को जो है वो फोर्टिफाइड किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जहाँ पे ये चीफ्टन्स वगैरह रहते थे फॉरेस्ट के अंदर, पूरी तरीके से ये क्या करते थे, वहीं पे जो है खुद को फोर्टिफाई किया हुआ था, कवर किया हुआ था। वहीं पे जो है वाटर भी था, रेन वाटर को वहीं ये कलेक्ट करते थे, हार्वेस्ट करते थे, और वहीं से जो क्या करते थे, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। उसके बाद कहते हैं कि ये क्या करते थे, पावरफुल आर्मीज़ भी इनके पास होती थी, और ये फॉरेस्ट के अंदर ही रहते थे। और क्या कहते थे, बैम्बू जो ट्री था, बैम्बू ट्री से ये क्या करते थे, अपने हर एक जो है इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करते थे। ये चीफ्टेंस के बारे में है, उनके फोर्टिफिकेशंस के बारे में है। उसके बाद कहता है कि दी मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसोनियास इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑन स्लॉट आफ्टर सुन्स। उसके बाद कहता है कि चंगेज़ खान के अंडर जो मंगोल थे, उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था नॉर्थ ईस्ट ईरान में। और 1219 की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत जो थी, उनको भी जो है बहुत जल्दी जो है इसका हमला जो है वो फेस करना पड़ बहुत जल्दी जो है उनको भी क्या करना था, इसका हमला जो है वो फेस करना था, या वार को फेस करना था। मंगोल्स अटैक्ट ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल्स। दिस फोर्स्ड the two rulers to mobilize a large standing armies in Delhi, which pose a huge administrative challenge. Let us see how the true sultans deals with this. उसके बाद कहता है कि जो मंगोल्स है, इन्होंने अटैक किया दिल्ली सुल्तान्स को के ऊपर जो है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है अपने अटैक्स जो है कब जो है शुरू करना शुरू कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। कहता है कि अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक के रूल्स में, तो ये जो दो रूलर्स थे, इनको फोर्सफुली जो क्या करना शुरू कर दिया, इनने मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को, कि वो क्या करे, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को के ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको क्या करे, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे। अब देखते हैं कि किस तरीके से दो सुल्तान से इन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड जो अलाउद्दीन खिलजी की बात की गई है, और राइट हैंड साइड जो है मोहम्मद तुगलक की बात की गई है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली के ऊपर जो है 2 बार अटैक हुआ है। एक 1299 में और 1300 में हुआ है, और 1302 और 1303 में हुआ है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्टैंडिंग आर्मी, लार्ज जो है स्टैंडिंग आर्मी थी, इसलिए उसने काफ़ी सारे डिफेंसिव मेजर लिए। और इसके कंपेयर में अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इस टाइम जो है मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो है सल्तनत के ऊपर जो है अटैक हुआ है। और मोहम्मद तुगलक की जो दौर का जो अर्ली ईयर्स थे वहाँ पे, तो उस टाइम जो मंगोल आर्मी जो है उसको डिफीट कर दिया था मोहम्मद तुगलक, क्योंकि मोहम्मद तुगलक जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी को लेकर, और जितने भी उसके पास रिसोर्सेज थे, उसके प्लान थे, उसके ऊपर वो काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट था। तो ये था मोहम्मद तुगलक का। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे न्यू गैरिसन टाउन्स जो हैं, जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता था, जिसका नेम सीरी था, आपने मैप फर्स्ट में पहले से देख चुके हैं। ये जो है कुछ कंस्ट्रक्ट किए थे। उसके बाद मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो इसने जो है कंस्ट्रक्ट तो कुछ भी नया गैरिसन टाउन वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किए थे। ओल्ड जो 4 सिटीज़ थी इसकी, जिसे दिल्ली आई कोना का नाम भी दिया गया है, उनको एम्प्टी किया, खाली किया, और रेजिडेंस को खाली किया, और सोल्जर्स को वहाँ पे रखा गया। कहते हैं कि ये जो ओल्ड सिटीज़ थी, इसको जो है न्यू कैपिटल जो है दौलताबाद जो है
रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल्स। जो ओल्ड सिटी के जो रेजिडेंट्स थे न्यू कैपिटल दौलताबाद साउथ में जो है शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे क्या आर्मी को रखा गया। इस तरीके से जो है अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो सोल्जर्स को वो कहाँ से खिलाता था। कहता है कि ये जो टैक्स जो है गंगा और यमुना के लैंड के बिटवीन जो लैंड थी वहाँ से जो टैक्स लिया जाता था 50% टैक्स जो लिया जाता था उनसे क्या करता सोल्जर्स को खिलाता था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक की बात करें तो ये जो इन एरिया से जो है जितना भी प्रोड्यूस था उसी एरिया में उस एरिया से जितना टैक्स वगैरह लिया जाता था उसी तरीके से ये क्या करता था आर्मी को फीड करता था खिलाता था और उनकी जो जितनी बेसिक नीड्स वगैरह थी उनको क्या करता था फुलफ़िल करता था। उसके बाद कहते हैं कि सोल्जर्स हैड बीन पेड, सोल्जर्स को सैलरी जो है अलाउद्दीन खिलजी पे करता था जिससे वो क्या करते थे वो क्या करते थे अपनी जो है बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते थे। सोल्जर्स चीज़ें जो है खरीदते थे और कई टाइम ऐसा भी होता था वो सोल्जर जो है इस डर में रहते थे कि जो हम चीज़ें खरीदते हैं कहीं उनका प्राइस जो है वो हाइक ना हो जाए, बढ़ ना जाए। लेकिन अगर मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो ये भी क्या करता था सोल्जर्स को कैश जो है वो पे करता था सैलरीज़ में, लेकिन ये प्राइस के ऊपर कंट्रोल रखता था। ये टोकन करेंसी जो है वो क्या करता था पे करता था, जिससे हम प्रेजेंट टाइम में जो पेपर करेंसी वगैरह कहते थे उस तरीके की क्या है ये पेपर करेंसी या टोकन करेंसी को पे करता था। ये कुछ चीप मेटल्स वगैरह इनको देता था ना, कॉइन जो है सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स जो है ये नहीं पे करता, तो चीप मेटल्स के कॉइन जो है वो पे करता था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और क्योंकि उस टाइम क्या था जो है उस टाइम के जो क्रॉनिकलर्स हैं जो हिस्ट्री राइटर्स हैं वो प्रेज़ करते हैं कि इसके टाइम पे जो प्राइसेस थे वो चीप थे, मार्केट सप्लाई जो है एफिशिएंट थे, गुड्स मार्केट्स थे का सक्सेसफुल था, पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा इसका रूल। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इसका जो है फेलियर रहा। कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे कंपेन्स इस कंपेन्स इनटू कश्मीर वाज डिज़ास्टर, कश्मीर के अंदर जो कंपेन्स थे वो डिज़ास्टर लाया उनने। तो एक पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या था जो मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये फेल हो चुकी थी। उसके बाद कहता है कि इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर वी समटाइम फॉरगेट दैट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत दिल्ली सुल्तान्स प्लान्ड ए कैंपेन्स टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। ये जो लिस्ट हमने देखी है तुगलक्स के फेलियर्स की कि सम टाइम ऐसा होता हम भूल जाते थे कि हिस्ट्री फॉरगेट दैट द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो है फेलियर्स हमें देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। उसके बाद कहता है कि दिल्ली सुल्तान ने प्लान किया और कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि हम क्या करेंगे मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स मोहम्मद तुगलक्स मेजर वर कंसीव्ड एज पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। अलाउद्दीन खिलजी की तरह जो है एक डिफेंसिव मेजर जो है उसने नहीं लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे मेजर लिए जिससे वो क्या करे कंसीव कर सके मिलिट्री ऑफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स के अगेंस्ट जो है मिलिट्री को कंसीव कर सके। उसके बाद कहता है कि सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज, 15th सेंचुरी में 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम सल्तनत जो है वो कैसी थी, दिल्ली सुल्तान्स की जो सल्तनत थी वो कैसी थी। कहता है कि टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट अगेन यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1560। By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. कहते हैं कि टेबल फर्स्ट को अगर हम देखेंगे जिसमें हमने डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में देखा था, तो आप नोटिस करेंगे कि तुगलक के बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टी आई है जिसने दिल्ली और आगरा को जो है 1526 तक जो है रूल किया है। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान की साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया उस टाइम जो है इंडिपेंडेंट रूलर्स के अंडर थे जो क्या कर रहे थे उस टाइम यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन एरियाज़ को फ्लोरिश कर रहे थे और अपना जो है रूल जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे, कैपिटल्स बना रहे थे। तो इस टाइम की अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड में जो है काफ़ी सारे न्यू रूलिंग ग्रुप्स जो हैं एमरजेंस आए थे, जैसे अफगान्स आ गए, राजपूत्स आ गए। Some of these states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. Sher Shah Sur 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530 to 1540, 1555 to 56. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी स्टेट्स जो इस्टेब्लिश हुई थी इस टाइम पीरियड में
कि ये काफ़ी क्या थी, वेल एडमिनिस्ट्रेटेड थी और पावरफुल थी, पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से वेल एडमिनिस्ट्रेटेड थी, पूरी तरीके से चल रही थी अच्छे तरीके से। तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें, जिसने जो है अपना कैरियर जो है 1540 और 1545 के बीच में शुरू किया था एज अ मैनेजर। जो उसके अंकल की जो है टेरिटरी थी, स्मॉल टेरिटरी बिहार में, तो उसके अंदर जो है इन्हें एज अ मैनेजर जो है शुरू किया था अपना कैरियर, लेकिन उसने चैलेंज किया और डिफीट कर दिया था मुगल एम्पायर हुमायूं को। उसके बाद शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो उसने दिल्ली को कैप्चर करना शुरू कर दिया, तो अपनी डायनेस्टी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी थी। कहते हैं कि आल्दो दिस सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, जबकि इसकी डायनेस्टी ने सिर्फ 15 ईयर्स ये रूल किया, 1540 से लेकर 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड them more efficient. Sher Shah administration becomes the model followed by the great emperor when they consolidate the Mughal emperor. उसके बाद कहता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशंस रूल जो है, एलिमेंट्स ऐसे जो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो लिए गए थे। उसके बाद कहते हैं कि जो ग्रेट एम्पायर अकबर था उसने भी क्या किया था, इन शेर शाह सूरी के जो है मॉडल को फॉलो किया था, जिस तरीके से जब उसने क्या किया था, मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी। तो उसके बाद आता है द 3 ऑर्डर्स। कुछ 3 ऑर्डर्स थे हमारे पास, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द करस्वेट। कहते हैं कि द 3 आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो 3 ऐसे ऑर्डर्स थे। सबसे पहले जो है फ्रांस में जो है अर्ली 11th सेंचुरी में जो है ये फार्मूलेट किए गए थे, जिसमें सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। पहले नंबर पीस ऑफ गॉड की अगर हम बात करें तो वो लोग जो प्रेड करते हैं, जो क्या करते थे, पुजारी वगैरह होते थे, दुआ वगैरह करते थे, प्रेड। दूसरे नंबर पर नाइट्स जो फॉट करते थे, जंग वगैरह लड़ते थे, जो मिलिट्री का काम करते थे। और तीसरे नंबर पे आते थे हु टिल्ड द लैंड, जो लैंड के अंदर जो है लेबरर का काम करते थे, लैंड को टिलिंग का काम करते थे। तो ये थे हमारे पास क्या, सोसाइटी की डिवीज़न की गई थी। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास, और कुछ कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। ईदगाह हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ईदगाह क्या थी, ऐसी जो लैंड थी जो मुक्ति इसको दी जाती थी ताकि वो क्या कर सकें, उसको चला सकें पूरी तरीके से। तारीख जो है, हिस्ट्री को कहा जाता है। गैरिसन जो है ऐसी जगह जिसे हम सोल्जर्स रखते हैं, जिसमें उसको मंगोल्स की बात की जाए या जेंडर की बात की। खराज तो अभी हमने देखा कि जो क्या था, जैसे हम देखते हैं खराज जो है 50% जो क्या था कल्टीवेशन के ऊपर टैक्स लिया जाता था, वो खराज था हमारे पास। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कीवर्ड्स हमारे पास। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ। अब हम नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के नोट्स जो हैं अगर लेना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा आपके लिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप इन क्वेश्चंस के जो है नोट्स वगैरह लेना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।